AF22 हिंदी। लियोनेल की आंखें एक पल के लिए अंधी हो गईं। उसे बस इतना लगा कि वह जमीन के एक नर्म टुकड़े पर आ गया है। आखिरकार जब उसकी नज़र वापस लौटी, तभी उसे एहसास हुआ कि वह लुढ़कती पहाड़ियों की एक श्रृंखला में से एक के ऊपर खड़ा है। इस जगह में कुछ खास नहीं लग रहा था, सिवाय इसके कि यहाँ की हवा एक तरह से ताज़ी और मिट्टी जैसी लग रही थी। लियोनेल के ज़माने की धरती ने स्वच्छ ऊर्जा के विकास में पहले ही बहुत सारे संसाधन लगा दिए थे और बहुत पहले ही इस ग्रह को बचा लिया था। लेकिन इस जगह की तुलना में इसकी हवा अभी भी कुछ बनावटी लग रही थी। लियोनेल को यह समझाना कठिन लगा, लेकिन वह केवल इतना कह सका कि उसकी पृथ्वी की हवा लगभग स्वच्छ महसूस होती है, जबकि इस स्थान में अशुद्धता की सही मात्रा है। इससे लोगों को सहजता महसूस होती है। लियोनेल के होश में आने की कुछ ही देर बाद आसमान में एक चांदी की नाव दिखाई दी, और उसके कुछ ही देर बाद मोनेट मैफ्लाई, वायलेट रेन, बिग बुद्धा और माउंटेन के साथ दौड़ता हुआ आया। अंदर आते ही ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि लियोनेल पर 11 जोड़ी आंखें पड़ीं। कुछ जिज्ञासा से भरी थीं, कुछ तिरस्कार से और कुछ क्रोध से। क्रोध और तिरस्कार ज्यादातर स्लेयर लीजन की तरफ से था, जबकि जिज्ञासा एजुना की तरफ से थी। हालांकि एजुना की तरफ से तिरस्कार का भी एक संकेत था। ये बात तो समझ में आती ही थी, क्योंकि लियोनेल यहाँ अकेला था जिसके पास कोई सहायक कलाकार नहीं था। वह बिल्कुल अकेला था और उसे आसान निशाना समझा जा रहा था। वे सभी इस जगह के नियम जानते थे। किसी भी जोन के इनामों की संख्या पहले से ही तय थी। ऐसे में अगर वे लियोनेल को मार देते तो उनके लिए इनामों का एक और सेट होता। इस समय लियोनेल भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। अपनी प्रकाश तत्व शक्ति से उस छोटी बच्ची की नज़रों को धुंधला करने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना आसान काम उससे इतना कुछ छीन लेगा। उसे निश्चित रूप से शब्दकोश से कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा। फिर भी उससे कोई चिंता नहीं थी। दरअसल उसने छोटी बच्ची की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तुमने निश्चित रूप से मुझे बहुत परेशानी दी है। उसकी आवाज में जरा भी गुस्सा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन से बात कर रहा हो। दरअसल उसे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। इतनी प्यारी बच्ची पर गुस्सा करना उसके लिए मुश्किल था। उसकी उम्र 13-14 साल से ज्यादा नहीं रही होगी। नाना के पास से गुजर रही छोटी लड़की लियोनेल की निगाहों से डर गई और वह जल्दी से एक अन्य युवती के पीछे छिप गई, जो लियोनेल की उम्र के करीब थी। युवती ने लियोनेल को घूरा, मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि वह उसकी छोटी बहन को तंग न करे, लेकिन लियोनेल बस हंस पड़ा। वह हमेशा से इकलौता बच्चा था, लेकिन ऐसा नज़ारा देखकर उसे लगा कि इतनी प्यारी छोटी बहन होना इतना बुरा नहीं होगा। युवक, तुम लियोनेल कहलाते हो, है ना? मेरे अदुर्ना परिवार का अनुचर बनने के बारे में तुम क्या कहते हो? मैटियस अचानक बोला। उसने लियोनेल की ताकत देखी थी और मोनेट की उससे हुई बातचीत से जो उसने सुना था। मोनेट, जो अभी अभी लियोनेल पर हमला करने की योजना बना रही थी, अचानक रुक गई। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वे पहले से ही संख्या में 1 से ज्यादा थे। अगर लियोनेल भी उनसे जुड़ जाता तो ये संख्या 2 से ज्यादा हो जाती। मैटियस की उपस्थिति के कारण उसे पहले ही प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उनके पक्ष में कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसका सामना कर सके। ये कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए निर्धारित ये प्रशिक्षण अनुभव अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मोनेट ने लियोनेल की तरफ ऐसे घूरा मानो उसे स्वीकार करने के परिणामों की चेतावनी दे रहा हो। बहुत मुमकिन था कि अदुर्ना परिवार उसका खजाना छीन ले और उसकी जरा भी परवाह न करे। लियोनेल हल्के से हंसा। उसे कैसे पता नहीं था कि मैटियस क्या सोच रहा है, लेकिन सीधे मना करने के बजाय उसे अचानक कुछ याद आ गया। ओह, क्या तुम सच में मुझे स्वीकार करना चाहते हो? मैटियस ने भौहें चढ़ाईं। एक पल बाद उसे समझ आ गया। चिंता मत करो, तुम्हारे और स्लेयर लीजन के बीच कोई गंभीर मतभेद नहीं है। वास्तव में मोनेट के कार्यों को एक वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को धमकाना माना जा सकता है। तुम्हें जाने का पूरा अधिकार है। मोनेट के चेहरे पर उदासी छा गई, जबकि उसके पीछे पीछे अंदर आए लोग कुछ शर्मिंदा से लग रहे थे। लियोनेल की बातों से वे इतने क्रोधित हो गए थे कि मानो भूल ही गए थे कि शुरुआत में गलती उन्हीं की थी। हालांकि लियोनेल ने इन शब्दों पर अपना सिर हिला दिया। मेरा मतलब ये नहीं था। लियोनेल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे कुछ बातें पहले से ही पता हैं। ओल्ड हच को मेरे बारे में अच्छी राय है। अगर मैं उन्हें बता दूं कि क्या हुआ, तो इससे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक बार साम्राज्य के एक किले को लगभग नष्ट कर दिया था,
क्या तुम अब भी आश्वस्त हो कि तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो? मैटियस के चेहरे के भाव बदल गए। सिर्फ उसके ही नहीं, मोनेट के भी, बाकियों के भी। मोनेट ने भौहें चढ़ाईं। क्या ऐसी कोई बात थी? उसे मानना पड़ा कि उसने लियोनेल के बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि वह हद से जुड़ा हुआ है। बस इतना ही। थोड़ी देर बाद मैटियस ठीक हो गया। सिर्फ साम्राज्य, कुछ नहीं, बस कुछ डोरियों पर लटकी कठपुतली, फिर भी यह खुद को साम्राज्य कहने का साहस करता है। लियोनेल की भौहें तन गईं। यही तो वजह थी कि उसने इतना कुछ कहा। वह साम्राज्य और इन छिपे हुए परिवारों के बीच के रिश्ते के बारे में और जानना चाहता था। मैटियस का जवाब काफी दिलचस्प था। ओह, यह तो अच्छी बात है। लियोनेल ने राहत का नाटक किया। मैंने ब्रेजिंगर परिवार के कुछ सदस्यों को भी मार डाला, क्या वह भी ठीक है? इस समय सभी लगभग बेहोश हो गए। क्या ये व्यक्ति मुसीबत का चुंबक था? अगर कोई और होता तो शायद उन्हें लगता कि वह शोहरत के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या उन्होंने अपनी आंखों से उसकी हिम्मत नहीं देखी? उसने तो स्लेयर लीजन के एक जोन में जबरदस्ती घुसने की भी हिम्मत की। मैटियस के होंठ फड़क गए, लेकिन अंत में उसका चेहरा गंभीर हो गया। छिपे हुए परिवारों के बीच संबंध इतने सरल नहीं थे। उन्हें सहयोगी तो नहीं माना जा सकता था, लेकिन पूरी तरह से अलग भी नहीं माना जा सकता था। उन सभी के लक्ष्य एक जैसे थे। अब तक मैटियस लियोनेल को एक उपकार के बदले इस्तेमाल करने के बारे में सोच ही रहा था। अगर वह लियोनेल को अपने साथ ले आता, अपना वह खजाना हासिल कर लेता और ब्रेजिंगर परिवार से कृतज्ञता का ऋण प्राप्त कर लेता, तो वह इस एक पत्थर से कितने पक्षियों का शिकार कर रहा था। हालांकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लियोनेल उसकी आंखों के सामने ही जमीन में धंसने लगेगा, जिससे वह एक बार फिर स्तब्ध रह जाएगा। मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा, लियोनेल ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। बेटे, रुको, यहीं रुको। बड़े बुद्ध लियोनेल को रोकने के लिए आगे बढ़े। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने काफी नियम तोड़ दिए हैं? दुर्भाग्य से लियोनेल ने अपने सवालों से उन्हें पूरी तरह से अचंभित कर दिया था। वे कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे कि उसका सिर गायब हो गया और मिट्टी जो कभी कीचड़ में बदल गई थी, वापस सामान्य हो गई। जमीन के नीचे लियोनेल ने अपनी सांस रोक ली और फिर अपनी चांदी जैसी हरी सीटी को अपने होठों तक लाया। वे परिवार सचमुच साम्राज्य से नहीं डरते। और डोर पर लटकी कठपुतली वाली बात क्या थी? और जब मैंने ब्रेजिंगर परिवार का जिक्र किया तो उनकी आंखों में जो चमक आ गई। लगता है उनका रिश्ता भी कोई साधारण नहीं है। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। अब समय आ गया था कि वह पता लगाए कि यह जगह क्या है। गुनगुनाहट। उपायामी क्षेत्र का पता चला, मलिन की भविष्यवाणी। किंग आर्थर। लियोनेल का चेहरा अजीब सा हो गया। राजा आर्थर कोई असली इंसान नहीं होना चाहिए था। कई लोग तो बस एक गढ़ी हुई कहानी मानते थे। और एक और मलिन का भविष्यवाणी क्षेत्र। आखिर ये इंसान कौन था? उसे भी तो गढ़ा हुआ होना चाहिए था। उपायामी क्षेत्र ग्रेड SS। स्पष्ट आवश्यकताएं, राजा आर्थर को बचाओ। साइड क्वेस्ट, प्रेम त्रिकोण। लैंसलॉट के साथ राजा आर्थर के रिश्ते को सुधारें। साइड क्वेस्ट, मोड्रेड को मार डालो। हिडन क्वेस्ट, राजा आर्थर को सच्चे इतिहास का हिस्सा बनाएं। गुनगुनाहट। बीच को सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। पौराणिक क्षेत्रों के अनोखे क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। लियोनेल को अचानक सिरदर्द होने लगा। लियोनेल ने गहरी सांस ली। उसने सोचा था कि अपने पिता के शब्दकोश की 99% सटीकता से काम आसान हो जाएगा। कम से कम तब उससे मिशन की जरूरतों को गलती से पूरा न कर पाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस समय शब्दकोश इतना अस्पष्ट होगा। राजा आर्थर को इतिहास का हिस्सा बनाने का क्या मतलब था? क्या इसका मतलब ये था कि राजा आर्थर नकली थे? ऐसे में राजा आर्थर किसी जोन में कैसे प्रकट हो सकते थे? लियोनेल की समझ के अनुसार जोन अतीत के वे हिस्से थे जहां उच्च आयाम निम्न आयाम को प्रभावित करते थे। इन घटनाओं को हल करके ही ये समरेखाएं पृथ्वी के साथ सुचारू रूप से एकीकृत हो पाएंगी। एक बार यह एकीकरण पूरा हो जाने पर पृथ्वी उस संतुलन तक पहुंच जाएगी जो अगले आयाम स्तर तक पहुंचने और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। लेकिन इसमें पौराणिक क्षेत्र का कारक कैसे शामिल हो गया? पौराणिक क्षेत्र क्या है? लियोनेल ने पूछा। गुनगुनाहट। सीड का उत्तर देते हुए, पौराणिक क्षेत्र मनुष्यों की एक किंवदंती है जो इतनी प्रचारित हो चुकी है कि सत्य बनने के कगार पर है। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। वह अभी भी उलझन में था। वह एक पल के लिए अपने विचारों में डूब गया।
उसे अभी भी ऊपर खड़े दो समूहों के जाने का इंतजार करना था, इसलिए उसके पास वाकई कुछ समय बर्बाद करने के लिए था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। जब आईना उसे आयामों के बीच के अंतर समझा रही थी, तो उसने बताया कि आयामों के बीच कितना बड़ा अंतर है। अगर उसे ठीक से याद है, तो उसने कहा था कि कोई कह सकता है कि एक उपन्यास 2D में होता है जबकि उसका लेखक 3D में होता है। यहाँ राजा आर्थ तकनीकी रूप से एक द्विआयामी रचना थे। वे बस एक किंवदंती थे जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और इस हद तक बच्चों को सुनाने के लिए एक अच्छी कहानी बन गई। उनकी कहानियों को कहानीकार के मूड के अनुसार आसानी से बदला और बदला जा सकता था। लेकिन अगर कोई इसे दूसरे नजरिए से देखे, तो क्या अपनी किंवदंती को लगातार आगे बढ़ाने का ये कृत्य एक उच्च आयामी दुनिया द्वारा निम्न आयामी दुनिया पर प्रभाव डालने जैसा नहीं था? ऐसे में क्या यह एक जोन के निर्माण के लिए जरूरी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? जैसे ही लियोनेल ने यह विचार पूरा किया, उसे लगा जैसे उसके मन में कोई विस्फोट हो गया हो। अगर यह सच था, तो माइथोलॉजिकल जोन से उत्पन्न खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता था। सच्चे इतिहास से किसी क्षेत्र में प्रवेश करना एक बात थी। वहां ज्यादातर लोग अंततः सामान्य लोग ही होंगे जिन्हें लियोनेल आसानी से संभाल सकता है। शायद कुछ ही लोग जोन या माया पुजारी जैसे होंगे। लेकिन इस तरह की दुनिया में उसके जीवन को खतरा पहुंचाने वाले दुश्मनों की संख्या कम नहीं होगी। लियोनेल ने ठंडी सांस ली। शब्दकोश के अनुसार ऐसी दुनिया के एक अनोखा क्षेत्र बनने की पूरी संभावना थी। शायद इस बार लियोनेल ये पता लगा पाए कि जोन में असल में क्या हुआ था। वो लोग कौन थे? जोन का मकसद क्या था? उसकी किसी भी हरकत से कोई खास मकसद निकलता नहीं दिख रहा था। अंकल मोंटेज ने भी तब कहा था कि जोन का जोन भी लगभग एक अनोखा जोन बन गया है, बल्कि बिल्कुल किनारे पर ही। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जिन्हें लियोनेल के पास अब तक नजरअंदाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद लियोनेल शांत हो गया, उसकी आंखें मानो मौत की तरह स्थिर हो गईं। फिर उसने अपनी आंतरिक दृष्टि को पूरी ताकत से खोल दिया। उसका गणनाशील दिमाग तेजी से काम करने लगा। तारांकन तारांकन, सुनो सुनो। एक छोटे से कस्बे के चौक में एक बड़ी नाक वाला आदमी अपनी आधी ऊंचाई के बराबर लंबा एक स्क्रॉल खोल रहा था। उसके पहनावे को देखकर लग रहा था कि वह इतनी छोटी जगह से तो नहीं आया होगा। इस जागीर का बैरन भी इतने आलीशान कपड़े नहीं पहन सकता था। महामहिम ने आदेश दिया है कि 16 से 25 वर्ष की आयु के सभी युवा सक्षम पुरुष कैमलॉट की महान सेनाओं में शामिल होंगे। हेराल्ड के दल द्वारा मचाए गए हंगामे के कारण इकट्ठी हुई भीड़ में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थीं। लेकिन ज्यादातर उत्साह का बोलबाला था। आखिरकार यह कोई आधुनिक युग तो था नहीं। अगर लियोनेल के जमाने में ऐसी कोई भर्ती होती तो लोग शायद हथियार उठा लेते। लेकिन उस जमाने में ये सम्मान की बात थी, और ऐसे नौजवानों के लिए ये जीवन में ऊंचे पद पर पहुंचने और शायद नाइट बनने का मौका था। लियोनेल भीड़ के बीच सुखद आश्चर्य से भरा हुआ खड़ा था। उसने जानबूझकर इस छोटे से कस्बे में 2 कारणों से यात्रा की थी। पहला, वह एक ऐसे कस्बे में प्रवेश करना चाहता था जहां दूसरे लोग नहीं जा पाते। अपनी आंतरिक दृष्टि के कारण उसे इस दुनिया में खुद को उन्मुख करने में निश्चित रूप से बहुत बड़ी बढ़त हासिल थी। दूसरा कारण ये था कि आसपास के दूसरे गांवों की तुलना में यह अपेक्षाकृत समृद्ध जगह थी। यहाँ उसे जो विकल्प मिलते थे वे नज़दीकी गांवों की तुलना में कहीं ज्यादा थे। उसकी शुरुआती योजना इस बैरोनी के पहरेदारों में अपनी जगह बनाने और वहां से ऊपर पहुंचने का रास्ता ढूंढने की थी। उसने एक किसान से सस्ते भान के कपड़े भी मंगवा लिए थे ताकि वह वहां अच्छी तरह घुल मिल सके। बस एक ही बदकिस्मती थी कि उसे अपने बालों को मिट्टी और कीचड़ से ढकना पड़ता था ताकि उनका कांसा रंग कम दिखाई दे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें सेना में भर्ती होना पड़ेगा। इससे चीजें काफी आसान हो गईं। एक पल बाद उसे समझ आया कि यह कोई संयोग नहीं होना चाहिए। चूंकि पौराणिक क्षेत्र कहानियों पर आधारित थे, न कि सच्चे इतिहास पर, इसलिए उनकी कहानियां कहीं ज्यादा लचीली थीं। हो सकता है कि यह भर्ती लियोनेल के यहाँ होने की वजह से ही हुई हो। जब दूत ने अपना फरमान सुना दिया तो उसने कई युवकों के उत्साह भरे हाव भावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इन आम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि युद्ध का मैदान कितना खूनी था। उन्हें तो बस गौरव का एहसास था और हर कोई यही सोच रहा था कि उनके बेटे, भाई और प्रेमी सब वीर बनकर लौटेंगे। जबकि सच्चाई ये थी कि उनमें से ज्यादातर के लिए मौत निश्चित थी। वह पीछे मुड़ा और चमड़े का चुस्त कवच पहने एक आदमी की ओर इशारा किया। वह आदमी लंबा था, लगभग लियोनेल जितना ही।
हालांकि उसके कंधे कहीं ज्यादा चौड़े लग रहे थे, जिससे वह लगभग एक डिब्बे जैसा लग रहा था। इस वजह से अपनी ऊंचाई के बावजूद वह थोड़ा गठीला लग रहा था। पंजीकरण के लिए इकट्ठा हो जाओ। तुम्हारी योग्यता के आधार पर तुम्हारा मूल्यांकन किया जाएगा। निकल जाओ, निकल जाओ। मैं यहाँ सिर्फ अपने भावी आदमियों को देखना चाहता हूँ। अगर किसी ने महामहिम के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत की तो मैं खुद उसका सिर काट दूंगा। आदमी की आवाज गूंज उठी। लियोनेल ने इस भीड़ का पीछा करते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जैसी कि उम्मीद थी, ये तो बस एक कम रैंक वाला अधिकारी था, लेकिन उसके आंकड़े पहले से ही 0.70 के औसत थे। ये लियोनेल के जागने के समय से ही बेहतर था। कुछ ही देर में लियोनेल की बारी आई। वह उस हटे कट्टे आदमी के सामने खड़ा था, जिसे अब वह हैकल नाम से जानता था। शायद उसकी बेहद तेज आवाज के लिए यह नाम बिल्कुल सही था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। आपकी बनावट अच्छी है। आदमी बार बार सिर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि लियोनेल जितने लंबे लोग उसे कम ही देखने को मिलते थे, इसलिए वह काफी संतुष्ट था। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे मुझ पर हमला करो। तुम जितना अधिक समय तक टिकोगे, तुम्हारा मूल्यांकन उतना ही बेहतर होगा। लियोनेल का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। अगर उसने सचमुच अपना सब कुछ लगा दिया तो यह आदमी अपंग हो जाएगा, और यही सबसे अच्छा नतीजा होगा। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं ज्यादा ही दिखाऊंगा तो वे सोचेंगे कि इस शहर में मुझे कोई क्यों नहीं जानता। बस उसे हराने के लिए काफी है। इस कस्बे की आबादी मुश्किल से 1000 थी। अगर कोई खास लोग थे तो उन्हें बहुत पहले ही सामने आ जाना चाहिए था। इसलिए लियोनेल का चुनाव सबसे समझदारी भरा था। बेशक उसका इरादा आगे चलकर और भी ज्यादा उभरकर सामने आने का था। लियोनेल ने एक कदम आगे बढ़कर एक मुक्का मारा। हैकल चौंक गया। यह मुक्का तो उसके द्वारा लगाए गए किसी भी मुक्के से थोड़ा बेहतर था। वह जानता था कि लियोनेल अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन उसने उससे इतना अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि जब उसने लियोनेल की हरकतों में थोड़ी सी अनाड़ीपन देखी तो उसने राहत की सांस ली। इस तरह की अनाड़ीपन बनावटी नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा था कि अपनी कदकाठी के बावजूद ये युवक युद्ध में ज्यादा अनुभवी नहीं था। लियोनेल वास्तव में ये दिखावा नहीं कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि उसकी सारी युद्ध क्षमता भाले की चेतना की नकल करने से आई थी। उसे मुक्केबाजी का ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए उसका रूप थोड़ा बिगड़ा हुआ और बेमेल था, लेकिन यह उसके लिए फायदेमंद था। इस तरह वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता था और साथ ही किसी को शक भी नहीं होने देता था। अपने मुक्के में ताकत के बावजूद हैकल ने आसानी से चकमा दे दिया और एक जोरदार अपरकट से जवाब दिया। अपनी छोटी लंबाई और लियोनेल की कम अनुभवशीलता का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर दूरी कम कर दी। लियोनेल अंदर ही अंदर सदमे में था। वह हैकल की हरकतों को आसानी से भांप सकता था और चकमा देना भी उसके लिए आसान काम था, लेकिन यह तभी संभव था जब वह अपने असली आंकड़ों पर भरोसा करता। अगर वह खुद को दबाता रहा तो उसके कुछ दांत भी गिर सकते थे। जब उसे लगा कि अब उसे मुक्का खाना पड़ेगा, तभी हैकल की मुट्ठी रुक गई। माफ करना, माफ करना। मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया था, हे। हैकल एक कदम पीछे हट गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से लियोनेल की परीक्षा बाकियों से ज्यादा मुश्किल बना दी थी। वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि लियोनेल अनुभवहीन था, उसकी असली ताकत उससे भी बेहतर थी और उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश थी। मैं तुम्हें 4 सितारा मूल्यांकन दूंगा। इस तरह तुम्हें एक अच्छे शूरवीर का अनुचर बनने का मौका मिलेगा। जाओ, किनारे खड़े हो जाओ। ये स्पष्ट था कि हैकल लियोनेल जैसी प्रतिभा को पाकर बहुत खुश थे। लियोनेल ने मुस्कुराते हुए अपना धन्यवाद व्यक्त किया तथा पहले थोड़ा विचलित होने का नाटक किया। हैकल के अनुसार पैदल सेना में भर्ती होने के लिए केवल 1 सितारा मूल्यांकन ही पर्याप्त था। 3 सितारा मूल्यांकन पुरुषों के नेता के रूप में विकसित होने की दहलीज थी। 4 सितारा और 5 सितारा मूल्यांकन विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम थे, उनमें से अधिकांश शूरवीरों के अनुचर बन गए। 5 सितारा मूल्यांकन कैमलॉट के कुछ सर्वश्रेष्ठ शूरवीरों के बराबर स्थान प्राप्त कर सकते थे। हालांकि वे शूरवीर गोलमेज के प्रसिद्ध 12 शूरवीरों से अभी भी पीछे थे, वे उनसे केवल 1 कदम पीछे थे। लियोनेल इस मूल्यांकन से संतुष्ट थे। बैरन के घराने के कुछ 3 सितारा मूल्यांकनों के अलावा उनके आसपास भी कोई नहीं था। हैकल की बातें सुनकर बैरोनी के नौजवानों के माथे पर बल पड़ गए। इस आम आदमी को 4 स्टार मिले थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 स्टार। लेकिन क्या उन्होंने विरोध में कुछ कहने की हिम्मत की? हैकल ने उन सबको बड़ी आसानी से हरा दिया था।
मुमकिन था कि वह इस समय उनके शहर का सबसे ताकतवर इंसान था। वे उसका क्या कर सकते थे? आखिर में वे लियोनेल को बस घूर कर देख सकते थे, उसकी गंदी शक्ल पर तिरस्कार जताते हुए। ऐसी स्थिति में लियोनेल बस आहें भर सकता था। वह जानता था कि आगे चलकर हालात और भी बदतर होते जाएंगे। हालांकि यह जोन एक किंवदंती पर आधारित था, वह जानता था कि शूरवीरों की दुनिया रईसों से भरी है। अगर 3 सितारा प्रतिभाएं भी उसकी ओर ऐसी नजरें डालने की हिम्मत करती, तो कल्पना की जा सकती थी कि 4 सितारा और 5 सितारा प्रतिभा वाले रईस क्या कहेंगे और क्या करेंगे। जो भी हो, चलो इस क्षेत्र को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दें। तारांकन तारांकन लियोनेल के घर से कुछ मील दूर बाकी लोग भी ऐसे ही अनुभवों से गुजर रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनका प्रवेश उतना सहज नहीं रहा होगा जितना उन्होंने कभी सोचा था। ये स्थान एक ऐसा महल था जो किसी परीक्षा से सीधे निकाला गया प्रतीत होता था। ये पूरी तरह से कालेपन से भरी भूमि थी, यहाँ तक कि भूमि पर फैली घास भी चांदनी के नीचे ऑब्सीडियन की तरह प्रतिबिंबित हो रही थी। इस अंधेरे के बीच एक ऐसा पहाड़ था जिसकी चोटियां इतनी तीखी थीं कि उन्हें आसमान की ओर चुभते बड़े भाले समझ लेना मुमकिन था। इस पर्वत श्रृंखला के साथ घुला मिला एक काला किला था जिसमें वैसी ही नुकीली तीक्ष्णता थी। इस महल के भीतर एक सिंहासन पर बैठी, जिस पर उतना ही अंधेरा था, एक औरत थी। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि कोई उसके आर पार देख सकता था। उसके बाल इतने काले थे कि यह बताना मुश्किल था कि वे कहाँ खत्म होते हैं और उसका सिंहासन कहाँ शुरू होता है। उसकी पोशाक वही थी, लेकिन उसके स्तनों को थामे रखने वाले कप सफेद हड्डी से तराशे हुए प्रतीत होते थे। मुझे भाग्य के 12 सितारे महसूस हो रहे हैं। वह अचानक बुदबुदाई, उसके चेहरे जैसे होंठ आकर्षक तरीके से खुलते और बंद होते रहे। महिला की आंख खुली, उसकी आंखों की पुतलियां गहरी काली पड़ गई थीं। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी उलझन भी थी। भविष्यवाणी के अनुसार भाग्य के 12 सितारे होंगे जो इस दुनिया का रास्ता तय करेंगे। उसने हमेशा सोचा था कि वे 12 गोलमेज के शूरवीर हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अचानक उससे भाग्य का आभास हुआ, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था? दिलचस्प दिलचस्प। उसी समय पैरों की आवाज उस महिला के कानों में पड़ी, जो आलस्य से अपने सिंहासन पर लेटी हुई थी। लॉर्ड मोड्रेड, कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। इस नौकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लियोनेल शायद इस बार फिर अवाक रह जाएगा। क्या मोड्रेड एक मर्द नहीं था? ऐसा तो नहीं हो सकता कि यह जोन भी एनीमे को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहा हो, है ना? हाँ, बेटा, तुम सचमुच बहुत उत्सुक हो। तुम कितनी बार हारना चाहोगे? लियोनेल के जबड़े पर एक और मुक्का लगने पर हैकल जोर से हंसा। लियोनेल को लगा जैसे उसकी दुनिया घूम गई हो और उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। कई बार सिर हिलाने के बाद ही वह आखिरकार संभला। लियोनेल को इस दुनिया में आए 1 हफ्ता हो चुका था। शब्दकोश के अनुसार इस जोन का समय फैलाव जोन के 1:50 से भी ज्यादा था। इसका मतलब था कि बाहरी दुनिया में 1 हफ्ता बिताने के लिए यहाँ लगभग 1 साल लग जाता था। जाहिर है, पौराणिक जोन में समान श्रेणी के अन्य जोन की तुलना में सबसे ज्यादा समय फैलाव होता था। उस समय चांद आसमान में ऊंचा था और उन्होंने रात के लिए डेरा डाल दिया था। एक बड़ी आग से तंबू के बीचों बीच धुआं उठ रहा था। लियोनेल एक बार फिर हैकल से भिड़ रहा था। दरअसल ये सिर्फ दूसरी बार नहीं था। लियोनेल पहले ही गिनती भूल चुका था। पहली बार हारने के बाद वह उस आदमी के हुनर से बहुत प्रभावित हुआ था। उसे लग रहा था कि वह बहुत कुछ सीख रहा है, हालांकि वह लगातार हारता रहा। उनके गंतव्य तक का सफर भी थोड़ा मुश्किल था। जंगल किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं था। डाकुओं और बदमाशों को छोड़ दें तो जंगली जानवरों से निपटना वाकई मुश्किल था। इस जोन के लोगों की तरह ये जानवर भी जरूरत से ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए ये किसी भी तरह से आसान नहीं था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बाकी रंगरूट बुरी तरह थके हुए थे। लियोनेल अकेला ऐसा था जो इतने कीमती आराम के समय का इस्तेमाल खुद को और ज्यादा तड़पाने में कर सकता था। उन्हें कैसे पता चला कि यह तथाकथित मुकदमा लियोनेल के लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था? दोबारा लियोनेल ने अपने होठों से खून पोंछा। बेशक अगर वह चोटिल नहीं होना चाहता था तो उसे बस अपने मेटल सिनर्जी रून्स को सक्रिय करना था। लेकिन इसका क्या मतलब था? उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठियां लहराईं। इस बार साफ जाहिर था कि उसका रुख ज्यादा सधा हुआ था। उसकी दाहिनी मुट्ठी उसकी ठुड्डी पर लटकी हुई थी, जिससे उसकी बाईं मुट्ठी आगे बढ़ गई। उसने अपना बायां पैर आगे बढ़ाकर और अपना कंधा घुमाकर हैकल के हमले के निशाने को सीमित कर दिया। झटके में वह आगे बढ़ा और एक के बाद एक 2 वार किए।
हैकल मुस्कुराया और बिल्कुल लियोनेल जैसी मुद्रा में आ गया। उसकी मुक्केबाजी शैली में इतनी दिलचस्पी रखने वाला कोई मिलना दुर्लभ था। आमतौर पर ये बदमाश बस जल्दी से जल्दी तलवार या भाला उठाना चाहते थे। बेशक उसे अंदाजा भी नहीं था कि लियोनेल को इस शैली में कम और सिर्फ जीतना ज्यादा पसंद था। उसने पाया कि हैकल को उसके आंकड़ों पर लगाम लगाते हुए हराना लगभग नामुमकिन था। अगर वह अपनी स्वप्न लोक और स्वप्न क्लोन क्षमता का इस्तेमाल करता तो शायद वह इस तकनीक को ज्यादा तेजी से समझ पाता। लेकिन वह रात में अपना सारा समय अपने 9वें और 10वें नोड के निर्माण की गणना में बिताता था, इसलिए वह इसे इस पर खर्च नहीं करता। हालांकि वह अभी भी प्रगति कर रहा था। हैकल ने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए लियोनेल के जैब की रेंज से थोड़ा बाहर छलांग लगाए। उसने तेजी से आगे बढ़कर लियोनेल के अपने शरीर को घेरने का फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन लियोनेल ने पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ सीख लिया था। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा, जबकि हैकल उसकी बाईं ओर जाने की कोशिश कर रहा था। अपने कूल्हों के एक ही घुमाव से वह और हैकल एक बार फिर आमने सामने आ गए। हो, हैकल मुस्कुराया। लगता है तुम्हारा फुटवर्क थोड़ा बेहतर हो गया है। बिल्कुल सही, हमेशा अपने प्रतिद्वंदी के सामने सीधे खड़े रहो। लियोनेल और हैकल की माचिस आंदोलन का एक तमाशा बन गई। आग के चारों ओर दूसरे सैनिकों की खिल्ली की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कैप्टन, इस बार वह बच्चा आपको हरा देगा। हाँ, मैं तुम्हें ये बात कभी भूलने नहीं दूंगा। हैकल अपने आदमियों की बात सुनकर मुस्कुराया, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। लियोनेल की तरक्की देखकर उसे बहुत खुशी हुई। बेशक जहां खुश लोग थे वहीं उदास लोग भी हमेशा मौजूद रहते थे। शहर के बैरोनी के युवा इन कुछ दिनों में लियोनेल की तारीफ सुनते सुनते थक चुके थे। लेकिन उन्हें अब भी मानना पड़ा कि वे उसके सामने कुछ नहीं थे। उनके रोजाना के जुलूसों में उसका प्रदर्शन इस बात को बिना किसी शक के साबित करने के लिए काफी था। उफ! लियोनेल की छाती पर मुक्का मारा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी सांसें फिर से निकल गई हों। वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका, ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से हार गया हो। ठीक है। आज रात के लिए बस इतना ही काफी है प्यारे लड़के। अगर और आगे बढ़ोगे तो शायद जीत भी जाओगे। मेरी बूढ़ी हड्डियां अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लियोनेल इस उपनाम के प्रति बिल्कुल लाचार था। उसने ऑक्टोपस जानवर के शरीर से एक स्याही की थैली लेकर अपने बालों को गहरा काला रंग दिया था। इसके अलावा अपने नए चमड़े के कवच के साथ वह बिल्कुल एक होनहार जमींदार जैसा लग रहा था। बस एक ही अफसोस की बात थी कि उसके बाल स्याही को नकार रहे थे, इसलिए उसे रोजाना दोबारा स्याही लगानी पड़ती थी। शुक्र है ऑक्टोपस इतना बड़ा था कि एक दशक बीत जाने के बाद भी उसकी स्याही खत्म नहीं हुई। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया, मदद के लिए शुक्रिया कैप्टन हैकल। ये तो बेकार का हुनर है। बैरोनी के युवक उदास होकर देखने लगे। अल्पविराम। अगला हफ्ता तेजी से बीत गया। उस दिन दोपहर के आसपास उन्हें आखिरकार दूर से विशाल महल की दीवारें दिखाई दी। दरअसल लियोनेल अपनी आंखों से दीवारों के 5 जोड़े देख पा रहा था। हर एक धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा था। आखिरकार वे सभी एक भव्य महल की ओर इशारा कर रहे थे जो जेड से तराशा हुआ लग रहा था। लियोनेल ने इतने भव्य शहर के बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा था। जहां तक वह देख सकता था, यह एक छोर से दूसरे छोर तक कम से कम 50 किलोमीटर लंबा था और दीवारों के भीतर भी यही सब था। जहां तक इसके आसपास की सुसंस्कृत जमीनों की बात है तो यह उससे कई गुना ज्यादा थी। हैकल उन्हें फाटक तक नहीं ले गया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी भी ऐसा करने का अधिकार नहीं था। इसके बजाय उन्हें धूल भरी सड़कों से जुड़ी एक जगह ले जाया गया। ये सभी सड़कें एक खुली जगह की ओर जाती थीं जहां हैकल जैसे कई कैप्टन अपने नौजवानों को उनके चारों ओर खड़ा किए हुए थे। टाटा स्टील के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। एनबीसीसी शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। सभी का ध्यान सामने लगे एक बड़े तंबू पर केंद्रित था। लियोनेल के कान में धातु की खनक सुनाई दी। तभी तंबू का पर्दा धीरे से उठा, जिससे खुली जगह में सन्नाटा छा गया। यह एक शूरवीर था। युवाओं के दिलों में उत्साह कई गुना बढ़ गया, मानो वे सभी अपने आदर्श से मिल रहे हों। शूरवीर ने उन सब पर उदासीन दृष्टि डाली। जो लोग जादूगर अकादमी में शामिल होने के लिए चुने गए हैं, वे इस तरफ खड़े हो जाएं। 1, 2 और 3 सितारा प्रतिभाएं वहां जाएं। 4 और 5 सितारा प्रतिभाएं अब मेरे सामने इकट्ठा हो जाएं। अनेक अभिमानी और घमंडी युवक अपनी छाती फुलाकर शूरवीर के सामने खड़े हो गए, उनकी आंखें चमक रही थीं। आगे बढ़ो। हैकल ने लियोनेल की पीठ पर एक तमाचा मारा।
हमें गौरवान्वित करो। लियोनेल भी हल्के से मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कई लोगों की नजरें उस पर पड़ी, जिनमें 4 और 5 सितारा युवकों की भी नजरें थीं। हालांकि जब उन्होंने उसके सामान्य चमड़े के कवच को देखा, तो उनकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। लियोनेल ऐसी बातों को नजरअंदाज कर सकता था। हालांकि जब शूरवीर ने फिर से बात की, तो युवकों के पास उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरें डालने का समय नहीं बचा था। तुम लोग 57 हो, क्या बकवास है? क्या तुम कप्तानों को लगता है कि 4 और 5 सितारा प्रतिभाएं सचमुच इतनी सस्ती हैं? शूरवीर दहाड़ा। उसे तो इस तरह की प्रतिभाओं को ढूंढने का विचार ही पसंद नहीं आया। ऐसी कौन सी प्रतिभाएं हैं जो उन्हें यहीं कैमलॉट में नहीं मिल सकती? इससे भी बदतर बात यह थी कि इस निर्णय के लिए केवल कप्तानों पर निर्भर रहना और भी हास्यास्पद था। शूरवीर के शरीर से एक तेज शक्ति फूट पड़ी, जिससे उसके सामने खड़े कई युवक घुटने टेकने लगे। हालांकि लियोनेल को यह पता नहीं था, उनमें से कई ने ऐसी प्रशंसा पाने के लिए अपने कप्तानों को धन दौलत से रिश्वत दी थी, फिर भी वे भयभीत क्यों न होते। इसलिए कुछ मायनों में शूरवीर का ऐसा व्यवहार करना सही था। उसकी शक्ति बाहर निकली और 100 मीटर व्यास का एक विशाल घेरा बना दिया। युवकों के पसीने छूट गए। उस क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे उस शक्ति का एक बाल भी उन पर पड़ गया तो वे बिना जाने ही मर जाएंगे। चूंकि तुम्हें लगता है कि यह सब मजाक है, इसलिए तुम सब मौत तक लड़ सकते हो। तुम में से किसी को भी इस घेरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है जब तक कि केवल 4 ही ना बचे। अगर तुम में से किसी ने भी इस घेरे से भागने की कोशिश की या ऐसा होने से पहले ही तुम्हें बाहर निकाल दिया गया, तो तुम मेरी तलवार के नीचे मर जाओगे। एक खूनी जानलेवा इरादा आसमान में उड़ गया। अब जाकर इन नौजवानों को, जो खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे, एहसास हुआ कि नाइट बनना इतना आसान नहीं है। और जिन लोगों ने रिश्वत देकर यह पद हासिल किया था, वे तो और भी ज्यादा घबरा गए थे। वे कौन से जोकर थे? मरने के लिए पैसे दे रहे थे। एक और बात बताना भूल गया, जो पहले 20 लोग मरेंगे, उनके पीछे पीछे वे कप्तान भी आएंगे जिन्होंने उनकी सिफारिश की थी। लियोनेल भी इस अचानक हुए घटनाक्रम से स्तब्ध था। वह देख सकता था कि शूरवीर उन सभी के प्रति कितना तिरस्कार रखता था, लेकिन तिरपन को मार डालने का आदेश देना, क्या ये ज्यादती नहीं थी? और तो और, वह तो कप्तानों को भी इसमें घसीट रहा था। उस पल प्रशिक्षण मैदान में सन्नाटा छा गया। घेरे में बंद युवाओं की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि उन्हें चुनने वाले कप्तान भी खुद को कांपने से नहीं रोक पाए। एक सच्चे शूरवीर के सामने साधारण कप्तानों की क्या औकात। जिन कप्तानों को पता था कि उन्होंने फायदे के लिए नियमों को तोड़ा है, वे सब काफी उदास हो गए थे। यहां तक कि जिन्होंने नियमों का पालन किया था, वे भी कांप रहे थे। तो क्या हुआ अगर उन्होंने नियमों का पालन किया? किसी युद्ध में कौन कह सकता है कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मरेगा? ऐसे में क्या वे बर्बाद नहीं होंगे? शायद लियोनेल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं थी। उसे पता ही नहीं चला कि यह कब हुई, लेकिन वह अब तक जिंदगी और मौत के इतने हालातों से गुजर चुका था कि अब उस पर सिर्फ इतना असर नहीं होता था। तुम सब यहाँ किस लिए खड़े हो? शूरवीर गुर्राया। अगर अगले मिनट में कोई नहीं मरा, तो तुम सब 57 मर जाओगे। ये शब्द मानो किसी चिंगारी से भड़की आग की तरह थे। लियोनेल ने इन शब्दों पर बस अपनी भौहें ही उठाई थी कि उसे अपनी ओर आते कई हमले महसूस हुए, जिनमें से एक तो असल में बल से लिपटा हुआ था। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। उसने हमें कोई हथियार नहीं दिए। नहीं, कुछ लोगों के पास हथियार जरूर है, बस उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सब कुछ जायज है या नहीं। लियोनेल जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उतना ही उसे यह शूरवीर नापसंद होता। उनकी परीक्षा लेना तो ठीक था, लेकिन ये परीक्षा इतनी घिनौनी क्यों थी? सबसे बुरी बात यह थी कि जिन लोगों ने अपने कप्तानों को रिश्वत देने की ज्यादा संभावना थी, उनके पास सबसे अच्छे उपकरण होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। हालांकि ये तथ्य कि लियोनेल पर बलपूर्वक हमला किया जा सकता था, निश्चित रूप से इसका मतलब था कि वह 4 या 5 सितारा प्रतिभा की अपनी उपाधि के योग्य था। हैकल का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने देखा कि इतने सारे लोग शुरू से ही लियोनेल पर हमला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन सब में एक मौन सहमति थी कि पहले कमतरों को खत्म किया जाए। 4 पत्ती तिपतिया घास 4 RABET 4 पत्ती तिपतिया घास। हैकल ने नियमों का पालन किया था। उसने कभी रिश्वत नहीं ली। लेकिन अगर लियोनेल इतनी जल्दी मर जाता तो कोई बात नहीं, उसे भी मौत के मुंह में जाना पड़ता। लियोनेल ने आह भरी। अपनी सुविधाजनक जगह से वह हैकल के चेहरे का सारा रंग उड़ता हुआ देख सकता था, जब एक खंजर और 2 मुक्के उसकी ओर आ रहे थे। वह पीछे की ओर खिसका और अपनी मुक्केबाजी मुद्रा में आ गया।
वह 100 मीटर के दायरे में हर बदलाव को महसूस कर सकता था। दरअसल वह पहले से ही देख सकता था कि अगले 1-2 सेकंड में कम से कम 3 टैलेंट गिरेंगे और वे सभी बिल्कुल उसके जैसे ही सादे कपड़े पहने होंगे। लियोनेल के दिल में गुस्से की एक चिंगारी भड़क उठी। कितनी बेरहम दुनिया है, ऐसे में उन्हें उस पर दया न दिखाने का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। लियोनेल की बाईं मुट्ठी नीचे की ओर चपटी हुई और एक जोरदार थप्पड़ की तरह निकली जो खंजर वाले हाथ पर साफ तौर पर लगी। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि उसके सामने खड़े युवक को कुछ भी कहने का समय ही नहीं मिला और उसकी कलाई दर्द से सूज गई। खंजर जमीन पर गिर पड़ा और युवक दर्द से चिल्लाया, लेकिन लियोनेल पहले ही उससे आगे बढ़ चुका था और शेष 2 मुक्कों का सामना कर रहा था। उसने अपना कंधा घुमाया जिससे मुक्का उसके बचाव के कवच को चीरता हुआ निकल गया। अकेले इस वार से लगभग 1.00 की ताकत आनी चाहिए थी, लेकिन लियोनेल के रून्स उसके कवच के नीचे से टिमटिमाते हुए बाकी सबकी नजरों से ओझल हो गए। लियोनेल को नुकसान पहुंचाना तो दूर, हमलावर की किस्मत अच्छी थी कि वह लियोनेल का एक टुकड़ा ही पकड़ पाया। इससे पहले कि वह युवक अपनी मुट्ठियों के फटने के दर्द पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, लियोनेल एक कदम आगे बढ़ चुका था। उसके कूल्हे मुड़ रहे थे और उसका पिछला पैर जमीन पर जोर से घूम रहा था और उसने आखिरी मुट्ठियों की तरफ एक मुक्का मारा। हैकल के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसे लियोनेल के साथ अपनी ट्रेनिंग का फायदा तो दिख ही रहा था, लेकिन आखिरी युवक की मुट्ठी पर भी उसे ताकत का असर साफ दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि लियोनेल कितना मजबूत है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बहुत कमजोर थी। उसे इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अगर उसका इस मुट्ठी से सीधा सामना हुआ तो उसका अंत हो जाएगा। टकराना। हालांकि हैकल की उम्मीदों के बिल्कुल उलट लियोनेल ने उस युवक को उड़ा दिया। प्रशिक्षण मैदान में एक करुण दबी हुई चीख सुनाई दी, लेकिन युद्ध की आवाजों में वह पूरी तरह दब गई। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। मुट्ठियों से मारना बहुत मुश्किल है। अगर वह मेरा भाला होता। लियोनेल ने आह भरी। अब वह अपने भाले नहीं निकाल सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो उसका स्थानिक कंगन उजागर हो जाएगा। कौन जानता था कि इसके क्या परिणाम होंगे। लेकिन लियोनेल के कदम रुके नहीं। उसने अपनी दोनों उंगलियां आपस में दबाईं और घूमकर उस युवक के गले में खून से लथपथ छेद कर दिया, जिसने सामान्य मुट्ठी मारी थी। एक और कदम बढ़ाते हुए वह खंजर लिए हुए युवक की पहुंच में पहुंच गया। खंजर वाला युवक उसकी कलाई पकड़े दर्द से कराह रहा था, लेकिन लियोनेल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने उसके सिर पर एक मुक्का जड़ दिया। हवा की पुकार। टकराना। युवक का सिर फट गया और खून का गुबार उठने लगा। भीड़ की तो बात ही छोड़िए, लियोनेल भी इससे हैरान रह गया। उसने हवा की पुकार को अपनी मुट्ठियों पर सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि उसे लगा था कि उसकी उंगलियां भाले की तरह इस्तेमाल करने के लिए बहुत कमजोर हैं। चूंकि वह अपने रूनों को इतनी आसानी से उजागर करके उन्हें मजबूत नहीं बनाना चाहता था, इसलिए यही बेहतर विकल्प था। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि परिणाम इतना बड़ा चढ़ाकर होगा। उस क्षण युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। एक ही मौके से किसी व्यक्ति का सिर उड़ा देना, ये कैसी अवधारणा थी। वह युवक जिसने पहले फोर्स जगाकर लियोनेल पर हमला किया था, बुरी तरह कांप रहा था। उसे अपने टूटे हुए हाथ का एहसास तक नहीं हुआ। वह पीछे की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। लियोनेल से जितना दूर होता उतना ही अच्छा होता। हाँ, तुमने कर दिखाया लियोनेल, तुमने आंतरिक शक्ति जागृत कर दी। हैकल की बातें सुनकर लियोनेल कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उस समय यह जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। कई जोड़ी आंखें लियोनेल पर टिकी थीं। वे सब जानते थे कि क्या करना है। लियोनेल के जाने की कुछ ही देर बाद कई युवक भीड़ में पहले से ही खड़े होकर अपने निशाने पर थे। अगर वे इन युवकों के खिलाफ एकजुट नहीं होते तो वे मर जाते। हैकल को एहसास हुआ कि उसने अपनी बारी से बाहर बोल दिया था, लेकिन पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अभी कुछ देर पहले ही वह जिंदगी और मौत के कगार पर था, फिर भी लियोनेल ने अचानक गाड़ी पलट दी जिससे उसकी जान बच गई। वह खुश कैसे न होता। एक क्षण बाद हैकल की अभिव्यक्ति एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं और अपनी मुद्रा में आ गया। पहले जमीन पर पड़े खंजर को उठाना नहीं भूला। बाकी 3 लोग धीरे धीरे लियोनेल की ओर बढ़े। उनकी आंखों में सावधानी के भाव थे। ये सावधानी सिर्फ लियोनेल के लिए ही नहीं थी जो उनके आगे था, बल्कि एक दूसरे के लिए भी थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें अचानक एक दूसरे पर भरोसा हो गया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें चुपचाप समझ आ गया था कि उन्हें साथ मिलकर काम करना है। ये बात समझते हुए लियोनेल ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और आगे बढ़ गया। उसने टूटे हाथ वाले युवक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, उसे कम खतरा समझते हुए।
अपनी आंतरिक दृष्टि के मजबूत होने के साथ लियोनेल को पता चल गया कि इस युवक ने सिर्फ एक ही बल नोट बनाया था और वह भी उसी हाथ में था जिसे लियोनेल पहले ही तोड़ चुका था। वह लगभग अपंग हो चुका था। जब लियोनेल अपने आगे खड़े तीनों के 5 मीटर के दायरे में पहुंचा तो उसने अपने हाथ में पकड़ा खंजर निकाल लिया। खंजर हवा में सीटी बजाता हुआ उनमें से एक के गले में जा लगा। एक क्षण में ही वह शेष दो के सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें ठंडी गणनात्मक रोशनी से झिलमिला रही थीं। उसकी गति बहुत तेज थी। उसकी हथेली उनमें से एक की छाती पर पड़ी, मानो किसी अजेय शक्ति से टकराया हो। वह युवक हवा में उड़ गया और लियोनेल को घेरने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों से टकरा गया। लियोनेल की मुट्ठियां आगे की ओर झुकीं। हवा की पुकार के प्रभाव में ऐसा लगा मानो तूफानी हवाएं उस युवक को चीर रही हो और लियोनेल के वार से पहले ही उसका चेहरा विकृत हो गया हो। जैसे ही एक और लाश लियोनेल की मुट्ठी में गिरी, आसमान में खून की एक और बारिश हुई। हालांकि लियोनेल खुद अभी भी भौहें चढ़ाए हुए था। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके सिर इस तरह फट रहे थे। लेकिन सच तो ये था कि इससे लियोनेल के नियंत्रण की कमी का पता चलता था। कॉल ऑफ द विंड शुरू में एक लंबी दूरी की आक्रमण तकनीक थी जिसका इस्तेमाल तीरों, भालों और इसी तरह के हथियारों पर किया जाता था। लियोनेल ने इसे भाले के साथ इस्तेमाल करने के लिए संशोधित किया था, लेकिन तकनीक का सार वही रहा। दोनों ही तकनीकों से वह अपनी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता था। हालांकि उसकी मुट्ठियां ऐसा करने में पूरी तरह से असमर्थ लग रही थीं। इससे लियोनेल को एहसास हुआ कि शायद इस तकनीक पर उसकी महारत उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने शुरू में सोची थी। अगर वह बेहतर नियंत्रण कर पाता तो उसे लगता था कि कॉल ऑफ द विंड शायद अभी से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकती थी। लियोनेल सोच रहा था, उसका शरीर 4 और 5 सितारा प्रतिभाओं के बीच झिलमिला रहा था। उसके कदमों में हैकल के कौशल की छाया थी, जिसमें आदिम भाला चलाने वाली महिला की झलक भी थी। उसके कदमों में एक रहस्यमय लय थी, मानो उसने एक भी चाल बर्बाद नहीं की। मानो वह आगे की कई चालों की योजना बना सकता था, चतुराई से घेरों से बचकर निकल सकता था, एक झटके में आगे बढ़ जाना, एक विचार के साथ पीछे हट जाना। उस पल लियोनेल को एहसास हुआ कि लड़ाई में सिर्फ सबसे जोरदार हमला करने से कहीं ज्यादा कुछ होता है। इस पूरे समय वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके वार करने के तरीके सोच रहा था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह अपनी ताकत से एक अच्छा वार कर लेता है तो लड़ाई लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या होगा जब उसका प्रतिद्वंद्वी उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो? या मौजूदा स्थिति के हिसाब से अगर वह संख्या में कम हो और एक व्यक्ति को हराने के लिए आगे बढ़े तो दूसरे के सामने उसे कमजोर होना पड़ेगा। अब अचानक उसे समझ आ गया। उसका शरीर हल्का हो गया, उसके कदम धीमे हो गए और उसके शरीर से एक रहस्यमय आभा भी निकलने लगी। यही मुझे महसूस हुआ जब मैं आदिम महिला को लड़ते हुए देख रही थी। लियोनेल बहुत पहले ही स्पीयर डोमेन रिंग से एक और भाला ले सकता था, लेकिन उसने अब तक ऐसा नहीं किया था क्योंकि उसे लगता था कि वह अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। जब उसने आदिम स्त्री को युद्ध करते देखा तो उसे विस्मय हुआ। उसने इतने सारे दुश्मनों का सामना किया था, फिर भी उसने न केवल उन्हें परास्त किया, बल्कि जब वे भागना चाहते थे तब भी उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। लियोनेल जितना उस दृश्य के बारे में सोचता उसे उतना ही अविश्वास होता। एक इंसान कई लोगों को भागने से कैसे रोक सकता है? अगर बात सिर्फ उसकी गति कई गुना ज्यादा होती तो ठीक था। लेकिन लियोनेल जानता था कि हालांकि वह उन आदमियों से तेज थी, लेकिन उसे इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया था। अब बस एक ही स्पष्टीकरण बचा। उसकी चाल में कुछ रहस्यमय था। न सिर्फ वह उनसे तेज थी, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि वे उसकी इजाजत के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। पूरा नियंत्रण। इस पूरे समय लियोनेल अपनी लचीलेपन और उसकी फुर्ती की नकल करने पर पूरी तरह केंद्रित था। लेकिन यह सब सच ही था। उसके फुटवर्क के रहस्य के पीछे का सच उसका दिमाग और अपने विरोधियों को चकमा देने का उसका तरीका था। लियोनेल एक गहरी समाधि में डूब गया। पूरा युद्ध क्षेत्र उसके मन में ऐसे प्रतिबिंबित हो रहा था मानो वह उसे ऊपर से देख रहा हो। जब वह उन युवकों के बीच से गुजर रहा था जो उस पर हमला कर रहे थे, तो उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, फिर भी वे उसके कपड़ों के सन को भी नहीं छू सके। शूरवीर की आंखें सिकुड़ गईं। वह पूरे युद्ध क्षेत्र का अवलोकन कर रहा था और वहां वास्तव में 4 युवक थे जिन्होंने उसका ध्यान पहले ही आकर्षित किया था, इसलिए उसने केवल 4 की आवश्यकता तय की। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 5वां भी आएगा। और केवल इतना ही नहीं बल्कि उस क्षण शूरवीर की संकुचित दृष्टि चौड़ी हो गई और सदमे की लहर ने उसे अभिभूत कर दिया।
जनरल स्टार, बंद करो बंद करो बंद करो। शूरवीर की अचानक दहाड़ सुनकर सब चौंक गए। एक दूसरे को मारने पर तुले लोगों का एक समूह अचानक इस तरह रुक कैसे गया। लेकिन भला किसकी हिम्मत थी कि एक शूरवीर की बात अनसुनी कर दे। तुम और तुम, बाकी तुम 1 से 3 सितारा प्रतिभाओं तक वापस भाग सकते हो। सब लोग दंग रह गए। क्या उन्हें मौत से लड़ना नहीं चाहिए था? ये क्या हो रहा था? जिन युवकों को आगे बुलाया गया था वे भी दंग रह गए। लियोनेल भी। उसने सोचा भी नहीं था कि शूरवीर अचानक इतना नर्म दिल हो जाएगा। तो आखिर हो क्या रहा था? लियोनेल और बाकी 4 युवकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक भी खून से लथपथ नहीं था, लेकिन एक नज़र में साफ दिख रहा था कि उनमें से कोई भी उनका अपना नहीं था। उनमें से एक ने लियोनेल की तरह मानक चमड़े का कवच पहना हुआ था, लेकिन बाकी तीनों ने जगह जगह धातु के कवच के पैच पहने हुए थे, जिससे वे असली योद्धा लग रहे थे। ये स्पष्ट था कि लियोनेल की तुलना में उनका मानक बेहतर था। आप पांचों और जो लोग जादूगर प्रशिक्षु बनने की आशा रखते हैं, वे मेरे पीछे आए। शूरवीर मुड़ा और कैमलॉट के पहले द्वार की ओर चल दिया, बिना किसी को कुछ बताए। लेकिन किसी ने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की, खासकर उन रिश्वतखोर कप्तानों ने जिन्हें अभी अभी नई जिंदगी मिली थी। ये कहना सही था कि वे भविष्य में फिर कभी ऐसा भुगतान लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि लियोनेल अचानक हुए घटनाक्रम से हतप्रभ था, फिर भी उसने जल्द ही सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद ये पौराणिक क्षेत्र द्वारा उसके लिए अवसर तलाशने का एक और उदाहरण हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि चीजें इतनी आसान नहीं हैं। हालांकि वर्तमान लियोनेल उस जादूगर अकादमी से मोहित था जिसका जिक्र शूरवीर ने किया था। शूरवीर ने शुरू में इस अकादमी में आने वाले युवाओं को एक तरफ अलग कर दिया था, लेकिन लियोनेल उन्हें देख पाता उससे पहले ही वह अचानक खुद को मौत के मुंह में पाता। इसलिए जाहिर है उसके पास उन पर ध्यान देने के लिए न तो समय था और न ही मन। शब्दकोश से सवाल पूछने के बाद लियोनेल ने पौराणिक क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ जो कुछ भी हो सकता है, वह वास्तविक दुनिया में भी हो सकता है। इस वजह से उच्च स्तरीय दुनियाओं में पौराणिक क्षेत्रों की अत्यधिक मांग थी। वास्तव में विश्व युद्ध जैसे कि पृथ्वी के अपने विश्व युद्धों को बच्चों का खेल बना सकते थे, हर बार होने पर लगभग निश्चित थे। यह अजीब लग सकता है। इस जोन में दूसरों की तुलना में कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखना जरूरी है कि जोन के तथाकथित पुरस्कार जोन द्वारा स्वयं तैयार नहीं किए गए थे, बल्कि पृथ्वी की प्रगति में निवेश करने वाले उच्च स्तरीय विश्वों द्वारा तैयार किए गए थे। ये कहा जा सकता है कि जोन को साफ करने पर कोई पुरस्कार नहीं मिलता था, सिवाय इसके कि यह किसी की दुनिया को अगले विकास स्तर के करीब लाने में मदद करता था। चीजें तभी बदलने लगी जब गोल्ड जोन्स को ध्यान में रखा गया। इस स्तर पर ही जोन्स से खजाने निकालना शुरू किया जा सकता था। किसी भी निचले स्तर के जोन्स में वे गायब हो जाते। जैसा कि कहा गया है, पौराणिक क्षेत्र एक विशेष मामला था। पौराणिक क्षेत्रों से खजाने निकालना तब भी असंभव था जब तक कि वे स्वर्ण श्रेणी के न हों। चूंकि इसे अभी भी एक ब्लैक ग्रेड जोन माना जाता था, लियोनेल इस मामले में स्पष्ट रूप से भाग्यशाली नहीं था। हालांकि एक पौराणिक क्षेत्र के मूल्य का सार ठीक उन्हीं शुरुआती शब्दों में था। एक पौराणिक क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ वह वास्तविक दुनिया में भी हो सकता है। ऊपरी तौर पर यह एक बेकार बात लगती है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी पौराणिक क्षेत्र में एक बिल्कुल नई शक्ति प्रणाली हो? क्या हो अगर उनके पास बल का इस्तेमाल करने या बल कलाएं बनाने का एक बिल्कुल अनोखा तरीका हो? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि जो कोई भी पौराणिक क्षेत्र की खोज करेगा, उसे इस बिल्कुल नई प्रणाली तक पहुंच मिल जाएगी? ऐसी चीज का मूल्य अकल्पनीय था। इसी कारण पौराणिक क्षेत्रों को ब्रह्मांड के खजाने के रूप में देखा जाता था। हालांकि यह असंभव था कि वे हमेशा एक पूरी तरह से नई जादू प्रणाली प्रदान करें, फिर भी ऐसा होने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। और भले ही यह संभावना विफल हो जाए, फिर भी ऐसे अनूठे दृष्टिकोण खोजना हमेशा संभव था जो पहले से स्थापित शक्ति शाखाओं को आगे बढ़ा सकें। लियोनेल के पास अब सबसे ज्यादा कमी ताकत की नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के ज्ञान की थी। उसके पास बस एक ही तकनीक थी, हवा की पुकार। इसके अलावा वो पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति और अपनी भाला चेतना की युद्ध भावना पर निर्भर था। टेरन जाने से पहले वह इस जोन से मिले कुछ इनामों का इस्तेमाल इस कमजोरी को दूर करने के लिए करने की योजना बना रहा था। लेकिन अगर उसे इस पौराणिक जोन से जरूरी तकनीकें मिल जाती, तो इसके फायदे अकल्पनीय हो सकते थे।
बेशक इस बात को दरकिनार करते हुए भी लियोनेल को जादूगर अकादमी से लगाव था। अगर यहाँ जो कुछ भी होता है वह असल दुनिया में संभव होता, तो क्या होता अगर वह जादूगर अकादमी में शामिल हो जाता? अगर उसे मौका मिलता तो वह ऐसा जरूर करता। लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारणवश हैकल ने जादूगर बनने की अपनी योग्यता का परीक्षण नहीं किया था। छोड़ो भी, सबसे जरूरी है कि मैं मिशन पूरे करने पर ध्यान दूं। इस पौराणिक क्षेत्र की अनोखी शक्ति प्रणालियों को सीखना गौण है। लियोनेल ये भूल नहीं पा रहा था कि वह एक टाइमर पर था। हर जोन में प्रवेश करने वालों के सिर के ऊपर एक छिपा हुआ टाइमर लटका होता था। उसे यह बात जोन ऑफ आर्क जोन में बड़ी मुश्किल से पता चली थी। शब्दकोश के अनुसार इस दुनिया के लिए टाइमर लगभग 10 साल का था। यह बाहरी दुनिया के लिए 10 हफ्तों के बराबर था। उसे तब तक चीजों को समझना था। सुनने में तो ये बहुत लंबा समय लग रहा था, लेकिन लियोनेल जानता था कि ऐसा नहीं है। इस समय में उसे कैमलॉट में पर्याप्त शक्ति और प्रतिष्ठा हासिल करनी थी ताकि वह वास्तव में बदलाव ला सके। इस तरह के पहले से ही स्थापित साम्राज्य में 10 साल तो क्या 30 साल भी शायद काफी न हो। लेकिन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इसमें बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसलिए अगर उसे मौका मिले तो वह अपनी प्रतिभा का और प्रदर्शन करेगा। अब जब वह यहाँ आ गया है तो उसे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। वह धीरे धीरे अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू कर देगा। लियोनेल अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक एक आवाज ने उसे जगा दिया। एलिस, मैं तुम्हारे बच्चों को ले आया हूँ। जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। लियोनेल ने ऊपर देखा तो पाया कि वे कैमलॉट में बहुत पहले ही प्रवेश कर चुके थे। वे न सिर्फ अंदर पहुंच चुके थे बल्कि शहर के तीसरे हिस्से तक पहुंच चुके थे। कैमलॉट में 5 दीवारें और 5 द्वार थे। सबसे बाहरी दीवार बाहरी शहर की ओर खुलती थी, दूसरा द्वार ऊपरी बाहरी शहर की ओर खुलता था, और तीसरा द्वार जहां अब वे थे आंतरिक शहर के नाम से जाना जाता था। इसके आगे चौथा द्वार महान शहर की ओर जाता था और 5वां द्वार कैमलॉट के वास्तविक केंद्र की ओर जाता था। बेशक ये सिर्फ बोलचाल के नाम थे। आधिकारिक तौर पर इन सभी शहरों को सामूहिक रूप से कैमलॉट कहा जाता था। अगर कोई यहाँ रह सकता था तो वह पहले से ही सबसे बेहतरीन शहर था। लेकिन जहाँ लोगों के बीच मतभेद हो सकते थे वहाँ अब लियोनेल और उसके नौजवानों के समूह को शहर के अंदरूनी हिस्से में ले जाया गया था और अब वे एक छोटी सी दुकान के दरवाजे के सामने थे। चारों ओर की बड़ी बड़ी इमारतों की तुलना में ये जगह बेमिल लग रही थी। खिड़कियों से किताबों की अलमारियां दिखाई दे रही थी जो पूरी दुकान में फैली हुई थी। आलम यह था कि जिन किताबों को जगह नहीं मिल पा रही थी वे बेतरतीब ढंग से बिखरी पड़ी थीं। उसी समय गहरे नीले रंग के जादूगरी वस्त्र और नुकीली टोपी पहने एक महिला, जो उसके सिर के लिए बड़ी लग रही थी, बाहर निकली और युवकों और शूरवीर का सामना किया। उन्हें औरत ने भौहें चढ़ाईं, या यूं कहें कि लियोनेल को लगा कि उसने भौहें चढ़ाईं। उसकी लटकती टोपी के पीछे से उसका चेहरा देखना थोड़ा मुश्किल था। ये वो बदमाश हैं जिन्हें कप्तानों ने चुना है। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो उन्हें दोष दो। अगर मैं शर्त न हारता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए चुनता? एलिस ने अपना हाथ हिलाया जो आश्चर्यजनक रूप से गोरा लग रहा था। इस समय लियोनेल को किसी बूढ़ी औरत की उम्मीद थी। अगर उसके उभरे हुए उभार और उसकी आवाज न होती तो वह ये बता ही नहीं पाता कि वह औरत है। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है। अब तुम पांचों मेरे पीछे आओ। लियोनेल ने शूरवीर की आंखों में उत्साह की एक हल्की सी झलक देखी जब उसने ये शब्द कहे, जिससे वह भ्रमित हो गया। ऐसा लग रहा था कि एलिस ने भी इस बात पर गौर किया और उत्सुकता से ऊपर देखा। वह शायद इस शूरवीर से अच्छी तरह वाकिफ थी और जानना चाहती थी कि उसे क्या उत्तेजित कर सकता है। लेकिन लियोनेल ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि उसकी नज़र उस पर पड़ेगी। खैर, उसे लगा कि वो उस पर आ गिरी है। उसका शरीर उसकी तरफ इशारा कर रहा था। उसके चेहरे की एक झलक पाना बहुत मुश्किल था। अचानक उसका शरीर जोर से कांपने लगा, मानो वह किसी भी क्षण गिर सकती है। जरीन, क्या तुम मुझसे प्रतिभाएं चुराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी राख में नहीं मिला दूंगा? जो शूरवीर उन्हें ले जाने के लिए तैयार था उसने अविश्वास भरे भाव से एलिस की ओर देखा। जब उसने देखा कि एलिस कहाँ देख रही है तो उसने लियोनेल को अपनी पीठ से बचा लिया। हिम्मत मत करना बूढ़ी चुड़ैल, यह मेरा भावी जनरल है। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये भीतरी शहर था, यहाँ हर कोई खुद को उच्च मध्यम वर्ग का सभ्य इंसान समझता था।
व्यस्त पत्थर की सड़क के बीचों बीच एक शूरवीर और एक जादूगर को चीख पुकार करते देखना उनके लिए बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हालांकि जहां वे ऐसा करने वाले किसी आम आदमी को डांटते और फटकारते थे, वहीं उनमें से किसी ने भी किसी शूरवीर को अपमानित करने का साहस नहीं किया, और विशेषकर उस शूरवीर को तो बिल्कुल नहीं जिसे किसी जादूगर को अपमानित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। जादूगर दुर्लभ थे और इसलिए ज्यादा मूल्यवान थे। कोई भी शूरवीर जो किसी जादूगर से बहस करने में कोई आपत्ति नहीं करता था, वह निश्चित रूप से शूरवीरों के बीच भी अपेक्षाकृत उच्च पद का होता था। नतीजतन इन दोनों को असभ्य समझने के बजाय आसपास के लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने प्रतिष्ठित दो व्यक्ति अपनी छवि की परवाह किए बिना ऐसा व्यवहार कर रहे थे। क्या बकवास है जनरल स्टार, ये युवक जन्मजात जादूगर है। क्या आप उसका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं? बकवास। क्या तुम जानती हो कि जनरल स्टॉस कितने दुर्लभ होते हैं? हमारे राज्य में केवल 31 हैं और उनमें से 13 गोलमेज के स्वामी और महामहिम हैं। मैं यहीं तुम्हारे साथ लड़ूंगा बूढ़ी चुड़ैल। बाह, कौन बूढ़ी डायन है? ये औरत अभी बहुत जवान है। एक और बकवास शब्द बोलो फिर मैं और नहीं रुकूंगा। एलिस ने शूरवीर जरीन की ओर देखा, उसके हाथ उसकी कमर पर थे। इस तरह लियोनेल आखिरकार उसके चेहरे की एक झलक देख पाया और उसे कहना पड़ा कि वह सचमुच एक युवती थी, एक खूबसूरत युवती, और वह भी। लेकिन जिस तरह से जरीन उसे बार बार बूढ़ी डायन कहता रहा, उसे लग रहा था कि इस कहानी में कुछ और भी है। इस समय लियोनेल के साथ यहाँ आए युवक उसे अजीब और कुछ हद तक ईर्ष्या भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। अब तक उन सभी को साफ पता चल गया था कि ये दोनों उसके लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि आसपास खड़ी भीड़ भी लियोनेल की ओर कुछ और नजरें डालने से खुद को रोक नहीं पाए। जनरल स्टार, वे सभी जानते थे कि यह उपाधि कितनी प्रतिष्ठित होती है, और अगर नहीं भी जानते थे तो भी जरीन के शब्द उन्हें ये समझाने के लिए काफी थे। बूढ़ी डायन, क्या तुम सचमुच जनरल स्टार के लिए मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही हो? यह मामला निश्चित रूप से सप्ताह के भीतर महामहिम के ध्यान में लाया जाएगा। क्या ये वास्तव में वह लड़ाई है जो तुम लड़ना चाहती हो? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। उन बकवास कप्तानों को तो और भी कम पता है। वे तुम मूर्खों को इतनी प्रतिभा देने की हिम्मत करते हैं। ये युवक पर्याप्त मार्गदर्शन मिलने पर 3 स्टार मैगस बन सकता है और तुम मुझसे एक शापित जनरल स्टार के बारे में बात कर रहे हो। जरीन की अभिव्यक्ति बेतहाशा चमक उठी। जनरल स्टॉस वाकई 31 थे, लेकिन एक 3 स्टार मैगस। पूरे राज्य में उनकी संख्या सिर्फ 7 थी। उनका दर्जा इतना ऊंचा था कि सिर्फ महामहिम ही उन बुजुर्गों को हुक्म दे सकते थे। अगर हालात ऐसे थे तो जाहिर था कि किसका रुतबा ज्यादा था। लेकिन जरीन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। जनरल स्टॉस प्रतिभाशाली जादूगरों की तरह यूं ही पैदा नहीं होते थे। जनरल स्टॉस आमतौर पर जीवन में बहुत कुछ अनुभव करने के बाद देर से जागते थे। लियोनेल जितना युवा, अगर उन्होंने राजा आर्थर की उपेक्षा की होती तो यह उनके इतिहास में पहली बार होता। हालांकि जरीन को बहुत दुख हो रहा था। कप्तानों को ऐसा मौका कैसे नहीं मिला? रुको, वह भी कैसे चूक गया? जरीन के चेहरे पर उलझन देखकर एलिस ने उपहास किया। अरे मूर्ख, तुम बाहुबलियों को उसकी प्रतिभा का पता कैसे चल सकता है? उसका स्पिरिट प्रेशर तो 3 स्टार मैगस के स्तर तक पहुंच चुका है। बस उसने अभी तक इसे नियंत्रित करना नहीं सीखा है। जरीन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या ऐसा सचमुच संभव था? अरे बूढ़ी डायन, मैं आज तुम्हारे साथ जरूर लड़ूंगा। जरीन ने अपनी तरफ से तलवार निकाली। एक क्षण भी रुके बिना उसने एलिस की ओर वार किया। धिक्कार है इन मांसपेशी दिमाग वाले कमीनों। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं थी। एलिस को एक मायावी आभा ने घेर लिया। हालांकि लियोनेल पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसके आसपास के युवक कांप उठे, कुछ तो बेहोश भी हो गए। एलिस ने उन पर एक नजर डाली और बड़बड़ाया, कचरा। एलिस की हथेली के एक झटके से एक छड़ी प्रकट हुई। उसने हवा में एक रेखा खींची और दुनिया की परवाह किए बिना जरीन की तलवार पर वार किया। नतीजा साफ दिख जाना चाहिए था। एक खूबसूरत औरत पेड़ की टहनी जैसी कोई चीज पकड़े हुए। एक लंबा चौड़ा भारी भरकम आदमी पूरी ताकत से 2 हाथों से ब्लेड नीचे की ओर घुमा रहा था। कौन सा सबसे ऊपर आया, ये तो साफ था, है ना? टकराना। हकीकत उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। एलिस और जरीन दोनों एक कदम पीछे हटी, फिर एक बार फिर आगे बढ़ी। जरीन तेजी से आगे बढ़ने लगी, जबकि एलिस हल्के कदमों से पीछे हट गई। उसकी छड़ी हवा में एक सुंदर लय के साथ लहरा रही थी, जबकि वह धीरे से कुछ बुदबुदा रही थी। लियोनेल की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन था कि वह जो कर रही थी
वह ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, और शायद जरीन को भी नहीं, लेकिन वह देख सकता था कि उसकी पीठ पर दो फोसाट तेजी से बन रहे थे। साथ ही उसने जरीन का रास्ता रोकने के लिए साधारण फोर्स गोलियां भी दागी। इस दौरान वह शांत और संयमित लग रही थी, मानो सब कुछ उसके सुंदर हाथों की मुट्ठी में हो। जरीन ने लियोनेल का भी ध्यान खींचा। उसका बल नियंत्रण अद्भुत था। लियोनेल देख सकता था कि उसका पूरा ब्लेड बल से ढका हुआ था, फिर भी वह इतना कड़ा नियंत्रित था कि लियोनेल की इंद्रियों से भी उसे महसूस करना मुश्किल था। बात बस इतनी ही नहीं थी। जरीन अपने हर कदम, हर हरकत में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम लग रहा था। कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता था और उसके कामों में एक तरलता थी जो दूरदर्शी लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। हालांकि उसके काम एलिस के कामों से कहीं कम आकर्षक लग रहे थे, लियोनेल की नज़र में दोनों में कौशल एक जैसा था। उनका युद्ध भयंकर लग रहा था, उनकी ताकत लियोनेल की ताकत से भी थोड़े से अंतर से ज्यादा थी। फिर भी न सिर्फ संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आसपास के लोग भी बिल्कुल अप्रभावित लग रहे थे। यही असली वजह थी कि लियोनेल उन्हें खुद से ज्यादा ताकतवर पाता था। इस स्तर का नियंत्रण उसके पास बिल्कुल नहीं था। पुरानी डायन, मांसपेशी दिमाग वाला बदमाश, क्या मुझे उन्हें रोकना चाहिए या? लियोनेल थोड़ा असमंजस में था। जैसे ही वह मध्यस्थता करने की कोशिश करने वाला था, उसे अचानक दो जबरदस्त आभाएं इस जगह पर मिलती हुई महसूस हुई। वे इतनी शक्तिशाली थी कि लियोनेल का खून जम गया। आदिमानव से मिली सहज प्रवृत्ति से वह समझ गया कि इन दोनों से लड़ने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। दिशा से एक विशाल आकृति कई इमारतों के ऊपर से छलांग लगाती हुई जमीन पर जोर से गिर पड़ी। पक्की सड़कों पर दरारें पड़ गईं, लेकिन उस आकृति को इसका एहसास ही नहीं हुआ। उसने अपने घुटने मोड़े और एक बार फिर हवा में उछल पड़ा, और हर छलांग के साथ सैकड़ों मीटर उछलता हुआ आगे बढ़ गया। पश्चिम से एक दुबली पतली आकृति हवा में पत्ते की तरह लहरा रही थी। वे आसमान में लहरा रहे थे, मानो किसी भी पल उनकी गरिमा गिर सकती है। फिर भी वे अपनी गति स्थिर बनाए रखने में कामयाब रहे, अपनी आंखों के गहरे सागर में एक उद्देश्य लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। टकराना। पहला व्यक्ति युवाओं के समूह के सामने जोर से गिरा, जिससे जमीन हिल गई। उनकी नजर से वो इतना लंबा लग रहा था कि उसने सूरज को भी ढक लिया था, और उन सब पर उसकी छाया पड़ गई थी। उसने चांदी का कवच पहना हुआ था जिस पर लाल रंग की रूपरेखा और कढ़ाई थी। इससे वह पूरी तरह स्थिर खड़े होने पर भी एक प्रचंड ज्वाला जैसा लग रहा था। वह लगभग 7 फुट लंबा था। उसका जबड़ा घास काटने लायक तेज लगता था और उसकी आंखों में एक ठंडी, जानलेवा इच्छाशक्ति थी जिससे उसके बहुत करीब जाने पर भी लोग बेकाबू होकर कांप उठते थे। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे जमीन पर गिरा। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों के नीचे घास के मैदान भी हों तो भी उसके वजन से नहीं झुकेंगे। उसने गहरे लाल रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर टिके हुए थे, उसकी लंबी दाढ़ी से जरा भी छोटे नहीं। न सिर्फ उनकी लंबाई एक जैसी थी, बल्कि उनका रंग भी इतना सफेद था कि उस आदमी को सीधे देखना लगभग मुश्किल था। सर लामोरिक, मैगस अलियाग, जेलिन और एलिस एकदम से ठिठक गए। एक नज़र में ही साफ जाहिर था कि उन्होंने इन दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि एक दूसरे को चौंका सकें। लेकिन जाहिर है चूंकि वे दोनों आ गए थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी ने भी दोबारा बढ़त हासिल नहीं की थी। इसलिए अपने वरिष्ठों का अभिवादन करते हुए भी वे एक दूसरे को तिरछी नजरों से घूर रहे थे। एलियाड अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। लामोरक की तुलना में वह निश्चित रूप से कई स्तर ज्यादा मिलनसार था। हालांकि जब भीड़ में से लोगों ने ऐसे शीर्षक सुने तो उन्हें लगभग दिल का दौरा पड़ गया। मैगस अलियाग, वह एक 3 स्टार मैगस था और कैमलॉट के 7 सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक था। सर लामोरक, वह राजा आथा के 12 शूरवीरों में से एक थे। लियोनेल को नहीं पता था कि मैगस एलियाड कौन थे, लेकिन उसने इतनी परियों की कहानियां पढ़ी थी कि उसे पता था कि सर लामोरक कौन थे। इस समय उसे भी लग रहा था कि स्थिति थोड़ी बेकाबू हो रही है। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बिगड़ जाएंगी। निर्णय लेने से पहले उसने अपने अगले कदमों की योजना बनाने में बहुत समय बिताया था, लेकिन हर मोड़ पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये क्षेत्र ही उसे नाक से खींच रहा था। जब ये दोनों उसके करीब पहुंचे तो उसे एहसास हुआ कि उसका पिछला आकलन बहुत ज्यादा रूढ़िवादी था। अगर वह इन दोनों में से किसी एक से अकेले लड़े तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसके बचने की संभावना 10% से भी कम होगी। अगर दोनों एक साथ लड़ें तो शायद उसे बस मौत का इंतजार करना होगा। लियोनेल ने गहरी सांस ली।
उसने एक बार फिर खुद से कहा कि उसे अपनी ऊर्जा आकलन प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही वो उलझन में था। एलिस ने कहा था कि उसका स्पिरिट प्रेशर पहले से ही 3 स्टार मैगस के स्तर का था। उसे ठीक से पता नहीं था कि 3 स्टार मैगस क्या होता है, लेकिन उसने मान लिया था कि स्पिरिट प्रेशर इस दुनिया में उस चीज का नाम है जिसे वह स्पिरिट कहता था और उसके पिता सोल फोर्स कहते थे। अगर वह सचमुच पहले से ही इस स्तर पर था, तो उसे यह मैगस एक दुर्गम पर्वत क्यों लगा? उसकी आभा इतनी प्रभावशाली तो कहीं थी ही नहीं। गुरुजी, आपको उन्हें इस लड़के को नहीं ले जाने देना चाहिए। ये जादूगरों की दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। एलिस ने पहल की और पहले बोल पड़ी। वह जानती थी कि सर लेमोरक कितने दबंग हैं। अगर उन्होंने सीधे लियोनेल को छीन लिया होता तो उसे आंसू बहाने का भी समय नहीं मिलता। सर लेमोरक, ये लड़का जनरल स्टार है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। इससे पहले कि एलियाड जवाब दे पाता, जरीन भी बोल पड़ा। वह भी हार मानने को तैयार नहीं था। ओह! दोनों व्यक्तियों ने पहली बार लियोनेल की ओर देखा। उस पल लियोनेल को ऐसा लगा जैसे 2 पहाड़ उस पर भारी पड़ रहे हों। उसे बस इस बात का दुख ही हो रहा था। क्या ये वाकई सिर्फ एक एसएस ग्रेड जोन था? फिर इस एसएस ग्रेड जोन में उसे क्या क्या सहना पड़ता होगा? जानवरों के राजाओं से लड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि किसी भी आयाम के अंतिम 3 स्तरों के बीच के विभाजनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर ऐसा ना होता तो उससे यह नहीं लगता कि वह एक एसएस ग्रेड खतरे से लड़ रहा है, जबकि वह असल में सिर्फ एक एलीट एस ग्रेड खतरा था। लेकिन ये बात फिर भी थोड़ी ज्यादा ही अतिशयोक्ति लग रही थी। एलियाड की शांत, स्नेही आंखें एक पल बाद सदमे में बदल गईं। जहां तक लेमोरक का सवाल है, जनरल स्टार को महसूस करना स्पिरिट प्रेशर को महसूस करने जितना सीधा नहीं था। लेकिन लियोनेल के शरीर में छिपी ताकत देखकर वह अभी भी दंग था। हालांकि दूसरे लोग नहीं बता सकते थे, लेकिन गोलमेज के एक अनुभवी योद्धा होने के नाते लामोरक समझ गया कि लियोनेल के शरीर की ताकत उसकी अपनी ताकत से ज्यादा दूर नहीं थी। दरअसल उसे उसी समय लियोनेल से आने वाले खतरे की हल्की सी आहट भी महसूस हो रही थी। उनके राज्य को ऐसी प्रतिभा कब प्राप्त हुई थी? तभी माहौल पूरी तरह बदल गया। जरीन और एलिस दोनों ने सोचा था कि उनके अपने अपने स्वामी तुरंत लियोनेल पर भी कब्जा करने लगेंगे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तापमान अचानक कई डिग्री गिर जाएगा। लियोनेल के रोंगटे खड़े हो गए जब वह तेजी से पीछे हट रहा था। अपने और उन दोनों आदमियों के बीच 10 मीटर की दूरी रखने के बाद भी उसे जरा भी सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा था। न तो लामोरक और न ही एलियाड 1 इंच भी हिले, लेकिन लियोनेल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन पर एक गिलोटिन लटक रहा है, जो किसी भी क्षण गिरने के लिए तैयार है। तुम कौन हो? तुम्हें मेरे कैमलॉट में किसने भेजा? लामोरक के शब्दों से लियोनेल के दिल में ठंडक भर गई। लियोनेल को अपनी छाती पर भारीपन महसूस हुआ। उसे अचानक लगा कि सांस लेना कई गुना ज्यादा मुश्किल हो गया है, मानो हवा में मौजूद सारी ऑक्सीजन किसी अनजानी शक्ति ने सोख ली हो। बोलो लड़के, लेमोरक के शब्द लियोनेल के कानों में गूंज रहे थे, मानो ढोल बज रहा हो। उसे लग रहा था कि अगर उसने ज्यादा ध्यान से सुना तो उसका सिर फट जाएगा, वरना मैं तुम्हें वहीं मार डालूंगा जहां तुम खड़े हो। लामोरक और एलियाड तुरंत सतर्क हो गए। एक सामान्य प्रतिभा हमेशा जश्न मनाने लायक होती है, लेकिन अगर कोई प्रतिभा बहुत ज्यादा भयावह हो तो वह खुशी का अवसर बनने के बजाय कुछ और ही बन जाती। क्या शरीर गोलमेज के शूरवीर के बराबर है? क्या आत्मा का दबाव 3 सितारा जादूगर के बराबर है? लियोनेल में इतनी प्रतिभा होने पर सचमुच यकीन करने के बजाय यह मानना ज्यादा सही था कि वह बुरे इरादों वाला एक छुपा हुआ शैतान था। इतनी कम उम्र में इतनी काबिलियत होना नामुमकिन था। इसके पीछे कोई और वजह भी होनी चाहिए। लियोनेल की भौहें गहरी हो गईं। आखिर मुझे क्या हो गया है? माया मकबरे के बाद से लियोनेल को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। ये बेकाबू, कभी न मिटने वाला डर उसे पूरी तरह निगल जाना चाहता था। उसे अपने मन को जरा भी शांत करना मुश्किल लग रहा था। एक पल बाद लियोनेल की नजरें एलियाड पर टिक गईं और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे पक्का एहसास था कि गलती इस मिलनसार आदमी की ही है। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। ये लगभग अदृश्य थी, यहां तक कि लियोनेल भी खुद से सवाल करने लगा। उस समय उसका डर कई गुना बढ़ गया, जो उसके दिल पर अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं था। लियोनेल ने अपनी नजरें फिर से लामोरक की ओर घुमाई। उसके रोंगटे बिना रुके तेजी से पूरे शरीर पर फैल गए। उसने गुस्से से अपना सिर हिलाया, अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन था।
उसके दिल की हताशा कई गुना बढ़ गई और उसे बेवजह गुस्सा आने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है। किसी वजह से उसे बार बार जरीन द्वारा उन्हें मौत तक लड़ने पर मजबूर करने के दृश्य याद आ रहे थे। फिर एलिस द्वारा दूसरों को सिर्फ इसलिए कचरा कहने का दृश्य उसके दिमाग में घूम गया क्योंकि वे उसके आत्मिक दबाव का सामना नहीं कर पा रहे थे। कैमलॉट के बारे में उसके मन में जो भी बुरी धारणाएं थीं, वे अचानक सैकड़ों गुना अधिक फूट पड़ी। बेटे, तुम बोलोगे या नहीं? लामोरक की आवाज उसके मन में बिजली की तरह गूंजी, जिसने लियोनेल को चरम सीमा पर धकेल दिया। दूर जाने का अभद्र संकेत देना। लियोनेल अचानक दहाड़ा, उसकी आवाज पर्दे को चीरती हुई कैमलॉट में तहस नहस हो गई। उसी क्षण लियोनेल की दबी हुई शक्ति एक ज्वार की लहर की तरह फैल गई, जिससे उसके आसपास सफेद भाप का गुबार भर गया। उसके बाल आसमान की ओर उड़ रहे थे और जिस स्याही से उसने बाल लेप किया था वह वाष्पीकृत होकर एक चमकदार कांस्य चमक प्रकट कर रही थी, जो पॉलिश धातु से कुछ अलग नहीं थी। लियोनेल की त्वचा पर बेकाबू होकर रूंस उभर आए। यही उसकी असली अवस्था थी। उसके वंश तत्व को दबाए बिना शाही बैंगनी रंग बिखेरते ये खूबसूरत कांसे के रूंस उसके शरीर को बेकाबू होकर ढक लेते। उसके वजन के नीचे पक्की सड़कें दरक रही थीं जब उसने लाल आंखें लामोरक की ओर घुमाई। यही वह परेशान करने वाला आदमी था जो उस पर लगातार दहाड़ रहा था, जिससे उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था। इससे वह सचमुच बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। लियोनेल के शरीर से एक दमनकारी आभा फूट पड़ी, जो कैमलॉट पर ऐसे बरस रही थी जैसे कोई सम्राट आसमान से उतर रहा हो। आखिरकार लियोनेल के शरीर पर रूंस का फैलना बंद हो गया। उस पल वह किसी रोमन देवता से अलग नहीं लग रहा था। उसके लहराते बाल, सिर के ऊपर कांसे का प्रभामंडल, माथे पर बना मुकुट, यहां तक कि उसकी आंखों से भी एक तेज रोशनी निकल रही थी। एलियाड के चेहरे के भाव बदल गए। सिर्फ उसे ही नहीं, आसपास मौजूद सभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस पल ऐसा लगा जैसे कैमलॉट का कोई तीसरा भारी भरकम व्यक्ति प्रकट हो गया हो, जिसकी ताकत किसी थरी स्टार मैगस या राउंड टेबल के किसी शूरवीर से कम नहीं थी। लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि कैमलॉट एक ऐसी जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से काम कर सकते हो? इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, लामोरक ने आगे बढ़कर एक विशाल बेलनाकार गदा उसके हाथ में दिखाई दी। नहीं, वह गदा नहीं थी, उसमें कोई नुकीली नोक नहीं थी। वह एक बिल्कुल कुंद हथियार था, जिसके पीछे एक असंभव सा भारी वजन था। इससे लियोनेल और भी भड़क गया, मानो उसका दिमाग खराब हो गया हो। उसने एक कदम आगे बढ़कर एक मुक्का जड़ दिया। देखने वालों के चेहरे पीले पड़ गए। इतने भारी हथियार पर मुक्का, भले ही वे लड़ाके न हो, लेकिन ऐसी घटना का अंत तो साफ दिख ही जाना चाहिए था। टकराना, और जैसी की उम्मीद थी, लियोनेल उड़ गया। उसका शरीर टूटे हुए पतंग की तरह उछलकर शहर की इमारतों से बिना किसी परवाह के टकरा गया। इस बिंदु पर जरीन और एलिस को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए। अगर उन्होंने सचमुच ऐसे जासूस को कैमलॉट में आने दिया होता तो परिणाम बहुत बुरे होते। विडंबना ये थी कि वे बस कृतज्ञता से एक दूसरे की ओर देख सकते थे। अगर लियोनेल के लिए दूसरा उनसे न लड़ रहा होता तो उन्हें अपने आकाओं को यहां बुलाने के लिए मजबूर न होना पड़ता और यह मामला इतनी जल्दी उजागर न होता। जहां तक लियोनेल को मौका देने की बात है, उनका मानना था कि उन्होंने वह सब देख लिया है जो उन्हें देखना चाहिए था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि लियोनेल के शरीर पर ये रून क्या थे, लेकिन उन्हें पता था कि कैमलॉट में ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं दिखाई दी थी और इसलिए इसकी उत्पत्ति किसी बाहरी जगह से होने की प्रबल संभावना थी। इस धरती पर केवल दो ही गुट थे, कैमलॉट और मोड्रेड की दानव सेना। अगर लियोनेल पहले वाले गुट से नहीं था तो जाहिर है कि वह दूसरे वाले गुट से था। और उन सब ने देखा था कि लियोनेल के बालों का रंग उनसे कैसे छिपाया गया था। अगर कुछ छुपाना ही नहीं था तो फिर उसके पास ऐसी बात छिपाने की क्या वजह थी? खुशकिस्मती से ये सब खत्म हो गया। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि उनके आका उन्हें ज्यादा दोष न दें। आखिर क्या ये भी एक योग्यता नहीं थी? अगर वे न होते तो कौन जाने ये जासूस कितना आगे बढ़ जाता। कौन जानता था कि उसी क्षण वही लियोनेल जिसे पहले ही मर जाना चाहिए था, मलबे के ढेर के भीतर से बाहर आ जाएगा, उसके होठों से खून रिस रहा होगा। उस वक्त भीड़ की तो बात ही छोड़िए, लेमोरक खास तौर पर स्तब्ध रह गया था। साथ ही उसकी गंभीरता कई स्तर और बढ़ गई थी। इस खतरे को खत्म करना जरूरी था। शूरवीर के होठों से एक जोरदार गर्जना निकली, उसकी शक्ति उसके चारों ओर उमड़ पड़ी।
लेकिन लियोनेल के विपरीत, जो एक अनियंत्रित गीजे की तरह प्रकट हुआ था, उसकी शक्ति इतनी संकुचित थी कि उसमें एक हल्का लाल रंग भी आ गया था। मरना। अल्पविराम।